वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है इडिपस रेक्स, जिसे एरिस्टोटल ने परफेक्ट ट्रेजेडी कहा है और ये बहुत अहम है। इसको आपने गौर से पढ़ना है क्योंकि इसके बाद जितने भी आने वाले ड्रामाज हैं उसको हम इडिपस रेक्स के साथ या जो एरिस्टोटल का डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि कैसे वो डिफरेंट हैं या इस जैसे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडी क्यों है, इसका जॉनरा क्या है, सेटिंग क्या है, इसका मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, प्लॉट समरी देखेंगे, की कैरेक्टर्स देखेंगे, इसकी मेजर थीम्स देखेंगे और फिर एरिस्टोटल का एनालिसिस देखेंगे इसका, और फिर देखेंगे कि इसे फ्राइड से क्यों लिंक किया जाता है, और फिर एंड पे कुछ की कोर्स। इसे ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडी कहा जाता है। सोफोक्लिस जो कि 497 में पैदा हुए और 406 में बहुत हो गए, उनका मास्टरपीस है और इसको शायद पहली बार परफॉर्म किया गया था 429 बीसी में। एरिस्टोटल ने अपनी बुक जो लिखी है पोएटिक्स में उसमें उन्होंने इसे कहा है परफेक्ट मॉडल ऑफ ट्रेजेडी। और इसकी रेपुटेशन किस बात पे बिल्ड हुई है कि एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन फ्लॉलेस है। आप इसमें देखेंगे कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप कहते हैं कि इसकी जगह ये सीन आ जाए। उसके बाद एक डीप एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की और डेवस्टेटिंग किस्म का इमोशनल इम्पैक्ट है। आप काफ़ी देर तक इसके इमोशनल इम्पैक्ट से बाहर नहीं आ पाते। क्विक फैक्ट्स देखते हैं। टाइटल है इसका लैटिन में इडिपस रेक्स, इंग्लिश में इसे इडिपस द किंग कहते हैं और ग्रीक में इसको इडिपस टायरनस कहते हैं। प्ले राइट सोफोक्लिस हैं, 429 बीसी में लिखा गया, ग्रीक ट्रेजेडी है और इसकी सेटिंग है द रॉयल पैलेस ऑफ थीब्स और थीबन साइकिल्स ऑफ मिथ्स। वहाँ पे जो देवमालाई कहानियाँ मशहूर थी उसकी बेस पर ये लिखा गया था। और ये थीबन प्लेज जो हैं उनमें एंटिगनी जो इसके बाद आता है वो इससे पहले लिखा गया था। स्टोरी के लिहाज से ये पहला प्ले है लेकिन लिखा ये दूसरे नंबर पे गया था। मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड बहुत ही क्रूशियल है। क्या माइथोलॉजी थी इसके पीछे, जो ये याद रखना आपने कि जो सोफोक्लिस की ओरिजिनल ऑडियंस थी वो थिएटर में जब आती थी तो उसको एग्जैक्टली पहले से पता था कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह माइथोलॉजी है, जैसे कि अगर आपको बॉलीवुड के ड्रामाज और मूवीज़ देख देख के आपको पता है कि रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इसमें अगर ये कोई एलुजन्स दे रहे हैं या कोई रेफरेंसेस हैं तो इनके क्या मतलब हैं। इसी तरह जो सोफोक्लिस की ऑडियंस थी उसको पहले से पता होता था, लेकिन आपके लिए ये प्रायर नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ सकेंगे ये ड्रामेटिक आयरनी वगैरह जो हो रही होती है वो हो क्या रही होती है। प्ले के पहले जो स्टोरी है वो ज़रा आप गौर फरमा लें कि एक प्रोफेसी हुई कि जो लाइस और जो कास्टे थे ये बादशाह और मलका थे थीब्स के, और उन्हें ये एक ऑरिकल्स होते थे वहाँ पे। डेल्फी एक जगह है जहाँ पे वो उनका मंदिर होता है ऑरिकल का, और वहाँ पे ना एक आवाज़ सी आती है या ऑरिकल्स होते हैं। और वो क्या करते थे, ऑरिकल्स मतलब बात करने वाले, यानी जैसे हम कुछ लोग हैं ना, जैसे हज़रत मूसा को कहा जाता है कि अल्लाह से कलाम करते थे, इस तरह वो ये कहते थे कि ये गॉड से बात करते हैं और खुदाओं की बातें जो हैं वो इंसानों को बताते हैं। तो ऑरिकल ने एक प्रोफेसी की जब लाइस और जुकास्टा जो है वो औलाद के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जो उनका बेटा होगा वो अपने बाप को कत्ल कर देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। अब उसके बाद क्या हुई, द अबैंडनमेंट। अब हुआ बच्चा उनका पैदा, बल्कि वो शायद बच्चा ले कर गए थे। तो जब वो बच्चा वो ले उन्होंने ये प्रोफेसी सुनी तो उन्होंने एक शेफर्ड को कहा कि इसको क्या करें कि इसको माउंट सिद्रोन है उसमें छोड़ दें। और क्या किया उन्होंने, मारने के लिए कत्ल नहीं कर सकते थे तो उन्होंने क्या किया कि उसके एंकल्स जो हैं वो पियर्स कर दिए, उसके दोनों जो टखने पकड़े पैरों के, और वो जो उसके दरमियान में से उन्होंने कोई वो सलाख सी घुसेड़ी। और अब वो बच्चा वो क्रॉल नहीं कर सकता, क्रॉल करके कहीं जा नहीं सकता, और उन्होंने कहा कि इसको तुम पहाड़ों पे फेंकाओ क्योंकि वहाँ ये मर जाएगा, क्रॉल कर नहीं सकेगा। अब शेफर्ड जो है उसने रेस्क्यू कैसे किया, उससे उस पर तरस आता है बच्चे पे, और वो क्या करता है कि वो एक कॉरिंथ एक जगह है उसके शेफर्ड को दे जाता है। अब जब कॉरिंथन शेफर्ड लेके उसे गया तो वहाँ पे जो किंग पोलिबस और क्वीन मिरोप थे कॉरिंथ के, उनके उनकी औलाद नहीं थी, तो शेफर्ड जाके उनको दे लेता है कि आप इसे अपना बेटा समझ के पाल लें। और वहाँ उसका नाम वो रखते हैं इडिपस, यानी कि सूजे हुए पैरों वाला, स्वोलन फूट, क्योंकि वो जो उसके उन्होंने पैर में ज़ख्म किए थे उसकी वजह से उसके पैर सूज गए थे। अब होता क्या है कि इडिपस क्या करता है, वहाँ से जब वो लड़ाई होती है उसकी वहाँ किसी से लड़ाई हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम तो इनके सगे बेटे हो ही नहीं। अब वो क्या करता है कि उसे पता चलता है कि पोलिबस का बेटा नहीं है,
तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं ऑरेकल से जाके पूछता हूँ कि मैं किसका बेटा हूँ और क्या ये सच है या नहीं। अब जब वो ऑरेकल में पूछने तो ये जाता है, लेकिन ऑरेकल आगे से उससे क्या कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ, क्योंकि तुम अपने वो हो जो अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। अब वो समझता है कि मेरा बाप पोलिबस है और मेरी माँ मेरोप है, और अगर ये ना हो कि मेरोपी कि ये ना हो कि मैं अपने बाप को मार दूँ, तो वो कॉरिंथ को छोड़ देता है और भाग जाता है वहाँ से, ताकि वो अपनी किस्मत से बच सके। अब होता ये है कि थेब्स के रोड पे इडिपस जो है वो जा रहा होता है, एक बारीक पुल पे आगे से एक बादशाह जो है वो बग्गी पे आ रहा होता है। बूढ़ा आदमी होता है, क्रॉस रोड आ जाता है। अब वो दोनों रास्ता नहीं छोड़ते, वहाँ लड़ाई हो जाती है। तो जो इडिपस है वो लाइस को, वो जो बादशाह होता है थीब्स का, उसको मार देता है, जो कि उसका रियल फादर है। अब वहाँ जब वो आता है तो वहाँ एक सफिंक्स बैठी हुई है, एक बड़ी सी बला, जिस सर जो है वो इंसानों जैसा है और जिस्म जो है वो शेर जैसा है। और वहाँ जब वो थीब्स जाता है तो वहाँ हर कोई जो है उसे सफिंक्स ने डरा के रखा हुआ है, क्योंकि सफिंक्स देता है पहेली एक, और जो कोई उसकी पहेली हल नहीं कर सकता उसको वो मार के खा जाता है। अब वो इडिपस जाता है, इडिपस को सही पहेली देता है, इडिपस फ़ौरन वो सॉल्व कर देता है, और सफिंक्स जो है वो एक ऊंची सी पहाड़ी पे बैठा होता है, वहाँ से छलांग लगा के वो खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि वो हार गया। अब रिवॉर्ड के तौर पर जो थीब्स के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा बादशाह पहले मर गया और ये तो ज़हीन आदमी है, तो वो कहते हैं कि तुम हमारे बादशाह बन जाओ, और जो हमारी मलका है जो कैस्टा, उससे तुम शादी कर लो, और जो कैस्टा है वो असल में इडिपस की रियल मदर है। ये है सफिंक्स। इसका मुजस्मा है सफिंक्स का, ये इजिप्ट में बहुत बड़ा मुजस्मा है। ये यहाँ पे छोटा नज़र आ रहा है, एक जगह पे थोड़ा था, तो दूसरी जगह मैंने थोड़ा बड़ा। ये जो आगे नज़र आ रही है ये इसके शेर के जैसे वो पंजे से बनाया उन्होंने, पीछे भी कर तरह गौर करें तो ये जब मुसलमानों ने मिस्र को फ़तह किया तो इन्होंने देखा कि इतनी बड़ी बला टाइप बुत क्या है, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं टूटा, क्योंकि वो अहरामों की तरह बड़ा मजबूत था। तो उन्होंने इसको नाम दिया अबुल हॉल, यानी खौफ का बाप, क्योंकि काफ़ी खौफनाक किस्म का ये था। तो ये वो सफिंक्स का ऐसी वो सफिंक्स थी। तो सफिक्स की रिडल थी क्या? वो कहता है कि सफिक्स हर आने जाने वाले से पूछता है कि वो कौन सी मखलूक है जो सुबह 4 टांगों पे चलती है, दोपहर को 2 टांगों पे चलती है और शाम को 3 टांगों पे आ जाती है। तो इडिपस ने उसको जवाब दिया कि वो मखलूक इंसान है। क्यों? क्योंकि जब वो मॉर्निंग का मतलब है कि जब वो बच्चा होता है तो वो चारों टांगों पे चलता है अपनी पे। जब उसकी जवानी आती है तो वो 2 टांगों पे चलता है दोपहर को, और जब उसकी ज़िंदगी की शाम आती है तो वो एक छड़ी या कोई लाठी लेके चलता है जो उसकी थर्ड लेग के तौर पे काम करती है। और यूं इडिपस की जहानत ने थीब्स को बचा लिया। और उसकी अगर आप देखें यहाँ पे आयरनी चेक करें, आयरनी का मतलब होता है कि एक चीज़ बज़ाहिर क्या नज़र आ रही है और उसके अंदर वो बिल्कुल अपोजिट होती है, तो इसको हम आयरनी कहते हैं। तो अब इसकी आयरनी देखें कि उसकी असल सलाहियत क्या है इडिपस की, कि वो पहेलियाँ सुलझा सकता है। वो ज़हीन है और वो पहेलियाँ सुलझा सकता है। लेकिन हमने उसकी बेवकूफ़ी देखी कि जब उसे ये कहा जाता है कि पोलिबस तुम्हारा बाप नहीं है, और वो ऑरेकल के पास जाता है, वो कहता है कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे, तो वो ये सोचता नहीं है कि मुझे अभी कहा बताया गया है कि मैं पोलिबस मेरा बाप नहीं है, तो मैं कहीं और ना जाऊँ बल्कि पोलिबस से ही जाके पूछूँ। पहली गलती। और वो जो अपनी लाइफ की पहेलियाँ हैं वो नहीं सुलझा सकता, और यही जो उसकी ज़हानत है, जो उसको पहेलियाँ सुलझाने का शौक़ है और उसकी जो अपनी ज़हानत पे ओवर कॉन्फिडेंस है, यही उसका डाउनफॉल का सबब बनता है। अब ये चीज़ें थी जो कि प्ले में नहीं हैं, बल्कि प्ले में हिंट दिए जाते हैं उनके, और ये चीज़ें वो हैं जो कि सोफोक्लिस की ऑडियंस को पहले से पता है। अच्छा, एक बात जो आपने याद रखनी है, एक होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग इब्तदाइया होता है जिसमें स्टार्ट होती है कहानी, एक्सपोजिशन टाइप, जिसमें खुलते हैं कैरेक्टर। और एक होता है एपिलॉग जो कि इख्तितामिया होता है, और उसके दरमियान में एक्ट्स होते हैं स्टोरी के। तो इडिपस जब एंड प्ले ओपन होता है, अभी आप प्ले में देखेंगे भी कि इडिपस जो है वो बादशाह बन गया है, और थीब्स जो है उस पर एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का ताउन का हमला हो गया, प्लेग है, और लोग मर रहे हैं और लोग आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं इडिपस से। तो प्रोलॉग में क्या है कि जो प्रीस्ट है और जो उसके सप्लिकेंट्स हैं वो इडिपस से मिन्नत करते हैं कि वो थीब्स को बचा ले।
और क्रियॉन जो है, जो जुकेस्टा का भाई है और बड़ा अहम मेंबर है रॉयल्टी का, वो उसको डेल्फी भेजता है, वही ऑरेकल के पास इडिपस ये पूछने के लिए कि ऑरेकल से पूछ के बताओ कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से थीब्स पर ये मुसीबत आई है। अब क्रियॉन जो है वो वापस आ रहा है और वो आके बताता है कि ये जो प्लेग है ये उसी सूरत में एंड होगा जब लाइस के मर्डर को थीब्स से निकाल दिया जाएगा। वो कहता है कि जो आपका पिछला किंग था उसका जो मर्डर है उसको अगर थीब्स पकड़ के थीब्स से निकाला जाएगा या उसको सज़ा दी जाएगी तभी ये प्लेग एंड होगा। अब इडिपस जो है वो अहद कर लेता है कि वो किलर को ढूंढ के रहेगा और लाइस के लिए ऐसे लड़ेगा एज ही वर माई फादर, जैसे वो मेरा बाप था। अब यहाँ पे आयरनी देखें कि इडिपस को नहीं पता कि वो इसका असल में बाप था। अब इन्वेस्टिगेशन बिगिन होती है। पहली एपिसोड में क्या होता है कि इडिपस जो है वो एक ऐलान करता है कि जिस किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो लाजमी दे। और जो लोग उसे बताते हैं कि एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब पेश गोइयाँ करने वाला या जिसके ऊपर पास गैब की खबरें होती हैं, टीयर्सियस, और वो ब्लाइंड प्रॉफिट है और वो लोगों से नहीं मिलता, तो वो कहता है कि उसको बुला के लाओ क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है और वही थीब्स को निजात दे सकता है। तो जब वो बोलने से इनकार कर देता है तो इडिपस जो है वो उसे एक्यूज़ करता है कि तुम कंप्लिसिट हो, तुम जुर्म में शरीक हो क्योंकि तुम मुजरिम को जानते हो और उसे बता नहीं चाहिए। हालांकि टीयर्सियस जो है वो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो गुस्से में आके टीयर्सियस रिवील कर देता है कि तुम हो वो कर्स प्लूटर ऑफ द लैंड जिसने इस ज़मीन को गंदा किया हुआ है। तो जब इडिपस ये सुनता है तो उसको लगता है कि जो क्रियॉन उसका जो कैस्टा का भाई है वो क्राउन को पे कब्ज़ा करने के लिए उसने टीयर्सियस के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया है, साजिश रची है कि मैं ये खबर लेके आऊँगा और तुम आगे से ये कहना ताकि मुझे वो निकाल दें और क्रियॉन जो है वो किंग बन जाए। सेकेंड एपिसोड में क्या होता है कि जुकेस्टा जो कि क्रियॉन उसका भाई है और इडिपस उसका शौहर है, उनकी लड़ाई में सुलह करवाने के लिए जब इडिपस गुस्से में क्रियॉन पे इल्ज़ाम लगाता है और उसे इंसल्ट करता है तो जुकेस्टा इंटरवीन करती है और इडिपस को रीअश्योर करने के लिए वो कहती है कि ऐसी कोई प्रोफेसी नहीं, और वो बताती है कि लाइस तो बेसिकली एक अजनबियों ने एक चौक में उसको मार दिया था। तो इडिपस जो है अब वो शॉक रह गया है क्योंकि ये डिटेल जो कैस्टा बताती है वो उसकी मेमोरी से मैच कर देती है और वो जो विटनेस है उसको बुलाने के लिए भेजता है। अब कॉरंथ से इतनी देर में थर्ड एपिसोड स्टार्ट हो जाती है। एक मैसेंजर आता है और वो कहता है कि पोलिबस जो है मर चुका है। अब इडिपस को लगता है कि चूंकि उसको कर्ज किया गया था कि वो अपने बाप को मारेगा, तो अब पोलिबस तो ऑलरेडी मर चुका है, तो अब उसकी कर्ज ख़त्म हो चुकी है। तो जो कैस्टा कहती है कि देखो कितनी खुश होती है, कहती देखो प्रोफेसी वर्थलेस है क्योंकि अगर प्रोफेसी सच होती तो तुम पोलिबस को मारते। लेकिन इडिपस अभी भी शक करता है कि बाप तो मर गया है लेकिन मैं कहीं उसकी माँ से अपनी माँ से शादी न कर लूँ। तो मैसेंजर जो है जब वो ये सुनता है कि इडिपस को ये किसी ने प्रोफेसी की थी तो वो उससे हेल्प करने की कोशिश करता है, उसको सूद करने की कोशिश करता है। और यहाँ फिर आयरनी है कि वो इडिपस को खुश करने के लिए बताता है, लेकिन वो उसे बता देता है कि तुम तो पोलिबस के बायोलॉजिकल सन हो ही नहीं, तुम्हें तो उन्हें किसी ने गोद में दिया था। अब थर्ड एपिसोड में क्या होता है कि जो कैस्टा को अचानक से समझ आ जाती है कि ये क्या हुआ है, तब वो भागती है और डर के ऑफ स्टेज भाग जाती है। अब फोर्थ एपिसोड अचानक से ऑडियंस को, जो कैस्टा को और इवन काफ़ी मेंबर्स को समझ आ गई है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि लाइस के मर्डर और उसके जो पहले वो बता चुके हैं कि जो लाइस का मर्डर है उसका और इडिपस ने जिसको मारा था वो बंदा मैच कर गया है। दूसरा, क्योंकि वो जुकेस्टा से शादी कर चुका है और लाइस को मार चुका है, और जब उन्हें पता चलता है कि कोरिंथ में वो अडॉप्टेड सन था तो उसको याद आ जाता है कि शायद ये वही बच्चा है। तो फोर्थ एपिसोड में जो शेफर्ड था, जो सोल विटनेस था उस मर्डर का, वो लाया जाता है और वो डर में आके वो कंफर्म कर देता है कि ये वही बेबी है जो मैंने जुकेस्टा से लिया था और ये लाइस का बेटा था, और इसी के बारे में प्रोफेसी हुई थी कि वो अपने बाप को मारेगा। और अब इडिपस को फाइनली समझ आता है कि ये वही वो आदमी है जिसने अपने बाप को मारा है और अपनी माँ से शादी की।
अब एंड क्या होता है, एक्सोडस, सब लोग जो हैं वो निकलते हैं। एक सेकंड मैसेंजर आता है। अब इडिपस को पता चले कि जुकेस्टा ने खुद को फांसी दे ली है। इडिपस जब उसकी बॉडी मिलती है उसको, तो वो जो उसके ब्रूचेस हैं, जो ये पिन्स लगी होती हैं उसकी ड्रेस पर, वो निकालता है और अपनी आंखें निकाल लेता है उनसे, अपनी आंखों में चुभो लेता है। और अब वो अंधा हो गया और खून निकल रहा है। और वो कोरस कोरस वहाँ पे लाजमी एक है। अगर अभी आप प्ले देखेंगे तो देखेंगे वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो गा रहे हैं, और वो कोरस के सामने ही करता है, और को अपनी जो किस्मत है उस पर अफसोस करता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए। अब चूँकि क्रियॉन जो है वो रूल करता है, वो कंट्रोल लेता है, और वो कहता है कि इडिपस को अंदर ले जाया जाए। और इडिपस अपनी बेटियों से, जो उसकी दो बेटियां हैं एंटिगनी और इज़मीन, उनसे आखिरी बार मिलता है। की कैरेक्टर्स क्या हैं? एक इसका की कैरेक्टर इडिपस है जो कि प्रोटैगनिस्ट है और किंग ऑफ थीब्स है। और इसके की ट्रेट्स क्या हैं कि वो अपनी जहानत के लिए और अपनी डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। जहानत देखें कि उसकी, इसको ड्रामेटिक आयरनी क्यों कहते हैं, क्योंकि जहानत उसकी आपने देखी कि सबको समझ आ गई है, जो कैस्टा को समझ आ गई है, शेफर्ड को समझ आ गई है, इवन क्रियॉन को भी समझ आ जाती है उससे पहले कि ये बात किस तरफ को जा रही है, लेकिन इडिपस को लास्ट मोमेंट तक समझ नहीं आती। दूसरी उसकी डिटर्मिनेशन कि जब उसको बहुत से लोग जिनको समझ आना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो ब्लाइंड प्रॉफिट और जुगैस्टा, जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वो इस बात से बाज आ जाए और उसे मज़ीद एक्सप्लोर ना करे, तो वो अपनी वही डिटर्मिनेशन उसके डाउनफॉल का सबब बनती है कि वो कहता है कि नहीं, मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। यही ट्रेजिक आयरनी है कि उसकी वही जो क्वालिटीज़ हैं, क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, डिज़ायर फॉर ट्रूथ, वही उसका डाउनफॉल का सबब बनती हैं। और इसी से उसकी अज़मत भी साबित होती है, और इसी से इंसानी जहन की लिमिट भी ज़ाहिर होती है। उसके बाद जुकैस्टा है कैरेक्टर, जो कि क्वीन ऑफ थीब्स है, इडिपस की वाइफ भी है, और जैसे कि दोनों को नहीं पता उसकी माँ भी है। वो अटेम्प्ट करती है रीअश्योर करवाने की इडिपस को कि ऐसी कोई प्रोफेसी नहीं होती, और वो कहती है कि लाइस तो ऐसे मारा गया था। और उसकी जो सच को छुपाने की कोशिशें हैं वो उल्टा उसकी सच को जाहिर करने में हेल्प करती हैं, और वो इडिपस से पहले सच जान जाती है, और वो इस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है। और जब फाइनल ट्रुथ रिवील हो जाता है तो वो खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद क्रियॉन है जो कि जुकैस्टा का भाई है, और उसका की ट्रेट क्या है कि वो रीज़न, मतलब एक तो उसमें अकल है, वो इडिपस रेक्स की तरह अचानक से गुस्से में नहीं आ जाता, अचानक से उसमें ऐसे बेचैनी, इज़्तिराब नहीं है। जो इडिपस का एक ट्रेजिक फ्लॉ ये है कि उसमें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है, उसके टेम्पर लूज है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। जबकि उसके मुकाबले में क्रियॉन उसके बिल्कुल अपोजिट है। क्रियॉन लॉजिक से बात करता है, क्रियॉन समझदारी की बातें करता है, और वो लॉयल है। जैसे कि इडिपस फ़ौरन से गुस्से में आके उस पर शक करता है, लेकिन वो ऐसी उसने कोई भी दगा उसे नहीं किया जाता, और वो इडिपस उसको धोखे का इल्ज़ाम लगाता है। और ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबल अथॉरिटी है, और प्ले के एंड पे वो बन जाता है रूलर और कंट्रोल ले जाता है, और इडिपस की डॉटर्स के साथ वो शफकत से पेश आता है। उसके बाद है टीयर्सियस जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है। अब देखें कि आयरनी चेक करें कि वो अंधा है लेकिन वो भी सच को देख सकता है। इसी तरह वो डिवाइन विजडम को रिप्रेजेंट करता है, और उसके मुकाबले में जो इडिपस है वो ह्यूमन रीज़न यानी इंसानी अकल जो है वो इडिपस है, और जो खुदाई अकल है या खुदाई मंतक है वो टीयर्सियस है। सिंबॉलिक उसकी फ़िज़िकल ब्लाइंडनेस है, और इडिपस जो है वो स्पिरिचुअली ब्लाइंडेड है। इसी तरह वो सच बोलता है लेकिन पहले उसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद हैं जी कोरस। कोरस का रोल क्या है कि जो थीबन एल्डर्स हैं जो कमेंट करते हैं एंक्शन में, और उनका फंक्शन क्या है कि वो कम्युनिटी की वॉइस को रिप्रेजेंट करें, ट्रेडिशनल पाइटी और वैल्यूज़ पे कमेंट करें, फेट, प्राइड, पावर ऑफ द गॉड्स उनकी थीम्स पे कमेंट करें, और गाइड करें ऑडियंस को जब वो इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़ाहिर है आप ऑडियंस को भी साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये ऐसे हुआ है। और वो दरमियान दरमियान में जो सॉन्ग्स गाते हैं ओड्स, वो बीच में उनका काम है कि वो इंटरप्रेट करें कि ये असल में स्टेज पे हो क्या रहा है। ये आप ड्रामा देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो। कुछ ऐसे हैं जो कि माइनर हैं लेकिन वो बहुत क्रूशियल हैं, जैसे कि कैरेक्टर और फंक्शन देखेंगे। जो मैसेंजर है जो कि कॉरन से आता है, अपनी तरफ से गुड न्यूज़ लेके आता है कि पोलिबस की डेथ हो गई है,
और अब वो जो कर्स इडिपस पे थी वो ख़त्म हो गई है। और लेकिन वो गुड न्यूज़ क्या होती है, वो डेवस्टेटिंग होती है उसकी जो रेवलेशन है। और जब वो दूसरी गुड न्यूज़ देने की कोशिश करता है कि वो क्यों डर रहा है, क्योंकि इडिपस तो उनका बच्चा ही नहीं, तो वो जब वो कहता है कि इडिपस की तो पेरेंटेज ही ये नहीं है, तो ये मज़ीद तबाही लेके आती है। इसी तरह एक शेफर्ड का रोल है जो कि ये वही आदमी है जिसने लाइस का मर्डर होते हुए भी देखा था, और ये वही आदमी है जो कि इडिपस का मर्डर करने के लिए जिसे दिया गया था, और उसकी जगह उसने उसे कोरिंथियन जो एक शेफर्ड है उसको दे दिया गया था। आखिर में वो हिचकिचाते हुए जो उसी की गवाही है उसी से ट्रुथ कंफर्म होता है। अब जो मेजर थीम है इसकी, यहाँ पे हम फेट वर्सेस फ्री विल की बहुत बात कर चुके हैं कि इंसान की रज़ा, इंसान के फ़ैसले तकदीर के फ़ैसलों से ऊपर हैं, या तकदीर जो है वो इंसान को ओवर पावर करती है। और किस एक्सटेंट तक जो इडिपस के एक्शन हैं उन्हें फेट ने, तकदीर ने लिखा। अब देखें, तकदीर है जो तकदीर है सो है, लेकिन अगर आप देखें जो ये इडिपस की जल्दबाजी है वो बहुत जगह पे मैटर करती है। मिसाल के तौर पर वो लड़ता है, उसे कहा जाता है कि तुम पोलिबस तुम्हारा बाप नहीं, तो वो अकल और समझदारी से और लॉजिक से काम लेने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। फिर लाइस से मिलता है और ऐसा कोई बहुत बड़ा तनाज़ा भी नहीं होता और वो लाइस का मर्डर कर देता है, ठीक है। फिर फ़ौरन से वो जाते हैं और वो उसको प्रेज़ करते हैं कि तुम ये करो, तो वो फ़ौरन से उसको कि मैं हर काम करूँगा जी, मैं देखूँगा, मैं थीब्स को बचा लूँगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से सेवियर है। फिर जब ब्लाइंड प्रॉफिट उसको कहता है कि तुम मतलब मैं मत खोलो इस बात को, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो वो इंसिस्ट करता है। फिर जब उसे वो डायरेक्ट सच बता देता है कि वो तुम हो, तो वो उल्टा उस पर गुस्सा कर जाता है, बजाय इसके कि वो इस बात पे रिफ्लेक्ट करता। वो गुस्सा कर जाता है और मज़ीद प्रॉप करना शुरू कर देता है। तो फेट का अपना एक रोल है, लेकिन जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनका अपना रोल है। जो प्रोफेसी जो है वो डिक्टेट करती है कि वो अपने बाप को मारेगा। उसके पेरेंट्स अटेम्प्ट करते हैं कि वो फेट को अवॉइड कर दें कि अगर हम इस लड़के को ही मार दें, तो अबैंडन कर दें। तो स्टार्ट तो यहाँ से होता है कि पहले जब उन्हें बताया जाता है कि तकदीर ऐसी है, तो वो बजाय इसके कि वो बच्चा पालते, तो देयर वर मोर चांसेस टू अवॉइड द फेट, कि बजाय उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया। उसके अलावा जो उसका अपना डिसीजन था कि वो कोरन से भाग आएगा, वो भी उधर गया। उसका जो एंगर है, उसका जो प्राइड है, वो शेप करता है कि इवेंट्स अनफोल्ड कैसे होंगे। द प्रोफेसी इज़ फुलफिल्ड नॉट डिस्पाइट ह्यूमन एक्शंस बट थ्रू इट। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमंस थे वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि ह्यूमन एक्शन जो है वो उल्टा उसको एक्सेलरेट करके उधर ही लेके जा रहे थे जिधर तकदीर जा रही थी। फिर साइट एंड ब्लाइंडनेस है। ये बड़ा ही पावरफुल पैटर्न ऑफ इमेजरी है कि कैरेक्टर फिजिकल साइट और स्पिरिचुअल साइट देखें। जैसे टियर्सिस है, फिजिकली ब्लाइंड है लेकिन वो ट्रुथ को देखता है। इस तरह इडिपस है, वैसे साइटेड है लेकिन अपनी आइडेंटिटी से ब्लाइंड है। और इन द एंड इडिपस ब्लाइंड है लेकिन अब वो सच को देख रहा है। इसी तरह फिजिकल साइट का मतलब है कि ट्रुथ से इग्नोरेंस, और फिजिकल ब्लाइंडनेस का मतलब है इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। और इडिपस अपने आप को अंधा कर लेता है ताकि वो फाइनली सच्चाई को देख सके। फिर इसकी एक थीम है लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इडिपस की जो ग्रेटनेस है वो उसकी जहानत में है। उसने सफिक्स रिडल सॉल्व की, उसने थीब्स को अकल के इस्तेमाल से बचा दिया, लेकिन यही जहानत जो है उसे अपने बारे में सच से नहीं बता सकती। अब क्वेश्चन क्या राइज होते हैं कि क्या इंसान की अकल जो है वो दुनिया को समझने के काम आ सकती है, और क्या इज नॉलेज दैट इज़ बेटर लेफ्ट ऑन नोन। कोई ऐसा इल्म है जिसको ना जानना ही बेहतर है, और बहुत ज़्यादा जानने की भी एक कीमत होती है। ये चीज़ें जो हैं ये। फिर है इसकी मेजर थीम ड्रामेटिक आयरनी, और सोफोक्लिस इज़ द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, जहाँ पे ऑडियंस को पता है सच क्या है और कैरेक्टर को नहीं पता कि क्या है। और ये इंटायर प्ले जो है वो इसी डिवाइस पे बिल्ड हुआ है। इडिपस कहता है और ऑडियंस जानती है। इडिपस कहता है आई विल फाइट फॉर लाइस एज इफ ही वर माई फादर। असल में ऑडियंस जानती है कि लाइस इज हिज फादर। ही कर्सेज द किलर टू लिव इन मिजरी। फिर वो कहता है कि जो किलर है वो हमेशा तकलीफ़ में रहेगा, और ऑडियंस क्या जानती है कि वो खुद को कर्स कर रहा है। फिर इडिपस कहता है आई मस्ट नो इट ऑल, मस्ट सी द ट्रूथ एट लास्ट, कि मुझे लाजमी हर चीज़ देखनी है और मुझे लाजमी सब सब जानता है।
और ऑडियंस जानती है कि ये ट्रुथ जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह जुकेस्टर डिसमिस करती है कि लाइस की डेथ तो ऐसे हुई नहीं, उस तो ऑडियंस जानती है कि प्रोफेसी जो है वो बिल्कुल ठीक थी। रिवर्सल इन रिकग्निशन, एरिस्टोटल ने कहा था कि ये दो एलिमेंट्स हैं ये ट्रेजेडी के सेंटर हैं। एक पेरिपेटाई, ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होती है कि अचानक से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन, बिल्कुल किस्मत बदल। जब मैसेंजर आता है तो वो इडिपस के फेयर को रिलीव करने के लिए आता है कि वो अपनी माँ से शादी नहीं करेगा, और वो जो गुड न्यूज़ लेके आता है वो एक्चुअली इडिपस को डिस्ट्रॉय कर देती है और अचानक से उसकी किस्मत बदल जाती है, उसकी उम्मीद जो है वो मायूसी में बदल जाती है। इसके बाद है एनाग्नोरिसिस, जो कि है रिकग्निशन, जब पहचान लेते हैं। इडिपस जो पहले आहिस्ता आहिस्ता समझ लाया और फिर अचानक से उसको पता चल जाता है कि वो असल में क्या है, और द मोमेंट ही नोज वो कहता है आई एम द किलर, आई एम द सन, आई एम द हस्बैंड, कि मैं हूँ जिसने अपने बाप को मारा, मैं उनका बेटा हूँ और मैं ही हस्बैंड हूँ। एरिस्टोटल एनालिसिस जो है ये बड़ा एग्जाम के लिए एसेंशियल है। वो कैसे करता है? वो कहता है कि इडिपस रेक्स जो है वो आइडियल ट्रेजेडी है। वो कहता है कि पहले हम देखेंगे एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हम देखेंगे कि हाउ इडिपस रेक्स एग्जाम्पलीफाइज इट। तो एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट है कि प्लॉट, ठीक है, उसमें यह है कि प्लॉट होना चाहिए कम्प्लेक्स। तो ये कम्प्लेक्स प्लॉट है विद रिवर्सल एंड रिकग्निशन अकरिंग टुगेदर। इसमें रिवर्सल भी, उसकी किस्मत बदलती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकग्नाइज भी करता जा रहा है। उसके बाद है हेमर्शिया, जो कि एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है कि लाजमी होना चाहिए ट्रैजिक हीरो में। इसको आमतौर पर मिस ट्रांसलेट किया जाता है कि ये ट्रैजिक फ्लॉ है उसकी, लेकिन एरिस्टोटल का असल मतलब है गलती या मिस्टेक, ट्रैजिक मिस्टेक, यानी ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती, ऐसा कैरेक्टर की उसकी आदत जो कि उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाए। जैसे कि इडिपस की जो इग्नोरेंस ऑफ हिज आइडेंटिटी है, या उसकी जो एडमेंस है, जिद है उसकी, जो कि डिटर्मिनेशन जिसको वह कहता है कि मैं बड़ा पक्के इरादे वाला हूँ, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाती है। उसके बाद है पेरिपेटाई, जो मैसेंजर गुड न्यूज़ लेके आता है वो क्या करता है, वो हर चीज़ को रिवर्स कर देता है। इसी तरह एनाग्नोरिसिस है जो कि रिकग्निशन है, उसमें इडिपस रिकग्नाइज करता है कि वो क्या कर चुका है और उसने क्या किया है। उसके बाद है कैथारसिस। कैथारसिस हम ट्रेजेडी में पढ़ चुके हैं, ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है कि असल में ट्रेजेडी का मकसद क्या होता है कि आप एक उनके साथ खुद को अटैच कर सकें जो स्टेज पे कैरेक्टर्स हैं, और उनके थ्रू, उनकी जो ट्रैजिक एंडिंग है उसके थ्रू आपके अंदर एक तरस हमदर्दी के जज्बात पैदा हो, और दूसरा खौफ हो कि कहीं ये हम पे लागू ना हो जाए। तो जो पिटी एंड फेयर है, जब वो आते हैं और आपके आंसू निकलते हैं और आपकी दुख होता है आपको, तो वो आपकी बेसिकली एक इमोशनल पगेशन होती है, आपकी इमोशनल सफाई हो जाती है, इमोशनल क्लेंजिंग है। तो कैथारसिस में इसमें पिटी भी आती है, फेयर भी आती है, और फिर आपके ऐसे इमोशन जो हैं वो बह निकलते हैं। अब फ्राइड ने इडिपस जो कॉम्प्लेक्स रखा था उसका इडिपस के असल ड्रामा से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सिर्फ इडिपस के इस फैक्ट से ताल्लुक है कि वो उसने अपनी माँ से शादी की थी। इडिपस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। फ्राइड का ही एक कॉम्प्लेक्स सेम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से है। हमने देखा कि सोफोक्लिस का ही एक ड्रामा है इलेक्ट्रा, जिसमें वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती होती है इलेक्ट्रा, तो और अपनी माँ से वो नफ़रत करती है। तो फ्राइड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हिज डेस्टिनी मूव्स अस ओनली बिकॉज इट माइट हैव बीन आवर्स। हम इसलिए क्यों इतने दुखी हो जाते हैं कि ये हमारी भी हो सकती है, बिकॉज द ऑरेकल लेड द सेम कर्स अपॉन अस बिफोर आवर बर्थ एज अपॉन हिम, क्योंकि हमारे ऊपर भी वही कर्स है। इट इज़ द फेट ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हमारी किस्मत है, टू डायरेक्ट आवर फर्स्ट सेक्शुअल इम्पल्स टुवर्ड्स आवर मदर एंड आवर फर्स्ट हेट्रेड एंड आवर फर्स्ट मर्डरस विश अगेंस्ट आवर फादर। फ्राइड जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हैं उसमें ये बात नोट की है। एक बात तो याद रखें जो मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले बताती हूँ कि ये 20th सेंचुरी का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका एंशियंट ग्रीक इडिपस की मिथ से कोई ताल्लुक नहीं। सोफोक्लिस ने फेट, नॉलेज और सेल्फ डिस्कवरी पे लिखा था, उसका इससे रिप्रेस्ड चाइल्डहुड डिज़ायर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने कभी भी यूज़ करना है तो आपने ये याद रखना है इडिपस कम्प्लेक्स का इडिपस रेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, सवाई इसके कि वो अपनी। तो फ्राइड का ये कॉन्सेप्ट है इडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का, कि हमारे यहाँ ये जो है कि अपोजिट जेंडर से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनकी अटैचमेंट होती है,
तो यानी कि अगर बेटी है तो बाप से ज़्यादा अटैच होगी और बेटा है तो उसकी माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होगी। तो फ्राइड ये एक्सप्लेन करता है कि वो जैसे ईडिपस ने अपनी कि हमारे अंदर शायद जो हम सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं अपोजिट जेंडर की तरफ से, इसलिए जो है जो बच्चे हैं उसके अंदर एक डिज़ायर होती है कि वो अपनी माँ के साथ अटैच हो और अपने बाप के ख़िलाफ़ उसके अंदर एक नफ़रत पैदा होती है, और इसी तरह वाइस वर्सा लड़कियों के दिल में भी। तो एक बहुत ही डिबेटेबल, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक है, लेकिन बहरहाल इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम उसने वहीं सोफोक्लिस से ड्राइव किया है। एनालिसिस के लिए की कोट्स, ये जितनी भी कोटेशंस हमने यूज़ की हैं ये आपने याद रखनी है, इनको बाकायदा लिखना है, क्योंकि एनालिसिस के लिए आती हैं। ये जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उनमें कोट करने के लिए काम आएंगी। आई मस्ट नो इट ऑल, मस्ट सी द ट्रूथ एट लास्ट, ये इडिपस कहता है। उसकी हीरोइक बट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कमिटमेंट टू ट्रूथ, उसने तुम्हें कहता है कि मैं लाजमी सच का पता चला के रहूँगा। द सेम वाइट हार्बर सफिस्ट फॉर सन एंड फादर, पोइनेंट इमेज ऑफ इडिपस यूनियन विद हिज फादर, कि जब वो इडिपस जो का जो बाप उससे मिलता है तो क्या होता है कि वो जगह जो है उसमें से दोनों गुजर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कोरस ये कमेंट करता है, आई हु फर्स्ट सॉल्व द रिडल एंड वॉज मोस्ट पावरफुल। ये उसका प्राइड है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और मैं हर चीज़ कर दूँगा, और यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। यू आर द कर्स द करप्शन ऑफ द लैंड, ये जो पहली क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ की है जो कि इडिपस मानने से इनकार कर देता है। काउंट नो मैन हैप्पी अंटिल ही इज़ डेड, कि सब लोग जब शुरू होते हैं तो कहते हैं कि इडिपस जो है बहुत पावरफुल रूलर है और बहुत ही वो खुश है और बहुत ही हैप्पी है, लेकिन फाइनल लाइंस में वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है इतनी फ्रिजाइल है, इतनी नाजुक है कि आप किसी भी शख्स को तब तक खुश नहीं कह सकते जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक उसकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं हो जाती। अच्छा जी, प्ले राइट्स फोकलिस है, यॉन्डर ग्रीक ट्रेजेडी है, सेटिंग थीब्स है, रॉयल पैलेस के सामने। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इडिपस लाइस के मर्डरर को ढूंढना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करना चाहता है। मेजर थीम क्या है? फेट वर्सेस फ्री विल, साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ड्रामेटिक आयरनी। की कैरेक्टर्स क्या हैं? इडिपस, जुकेस्टा, क्रियॉन, टियर्सियस और कोरस। एरिस्टोटल कहता है कि ये परफेक्ट मॉडल है क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स प्लॉट है, रिवर्सल है, रिकग्निशन है, कैथारसिस है। इसकी आयरनी क्या है कि एडिपस कर्स करता है लाइस के किलर को, अब जो कि वो खुद ही है, और फाइनल मैसेज क्या है? काउंट नो मैन हैप्पी अंटिल ही इज़ डेड, कि ह्यूमन ग्रेटनेस इज़ फ्रिजाइल। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सोफोक्लिस का यूज़ ऑफ ड्रामेटिक आयरनी बताएं और ये ट्रेजिक इफेक्ट पे कैसे कंट्रीब्यूट करता है। साइट एंड ब्लाइंडनेस की थीम बताएं और ये इमेजरी ड्रामा को कैसे स्ट्रक्चर करती है। क्या इडिपस अपने डाउनफॉल का खुद रिस्पॉन्सिबल था? इसमें फेट, करेक्टर और चॉइस का रोल को कंसिडर करें। कोरस के रोल को डिस्कस करें और वो कैसे कमेंट करते हैं और ऑडियंस के रिस्पॉन्स को शेप करते हैं। एरिस्टोटल क्यों कंसिडर करता है इडिपस रेक्स को परफेक्ट ट्रेजेडी, और टियर्सियस जो ब्लाइंड प्रॉफिट है उसके नॉलेज को इडिपस के नॉलेज से कंपेयर करें, और ये दोनों चीज़ें क्या प्रेजेंट करती हैं। फाइनल लाइंस क्या थी जो कि कोरस बोलता है? वो कहता है, ड्वेलर्स इन आवर नेटिव थीब्स, behold this Oedipus, who knew the famous riddle and was man most masterful, not a citizen who did not look with envy on his lot. See him now, and see the breakers of misfortune swallow him. Therefore, while our eyes wait to see the destined final day, we must call no one happy who is of mortal race until he has crossed life's border free from pain. वो कहते हैं कि थीब्स के लोगों, देखो ये ज़हीन आदमी, ये बड़ा माहिर आदमी जिस पर सारा शहर रश करता था, देखें कि कैसे किस्मत तोड़ने वाले ने उसे निगल लिया है। और अब हमारी चूँकि आंखें देख रही हैं कि इसका आखिरी दिन क्या है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि किसी भी शख्स को हम फाइनली ये नहीं कह सकते ये खुश है जब तक उसकी आखिरी टाइम ना आ जाए। और ये क्लोजिंग वर्ड जो हैं वो प्ले का एंड्योरिंग मैसेज के प्रॉस्पेरिटी फ्रिजाइल है, नॉलेज लिमिटेड है, और ट्रू हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ ज़िंदगी के इख्तिताम पर देखी जा सकती है। ऑल विल कम आउट क्लियर बट वी मस्ट बी पेशेंट, ये सब कुछ वाज़ेह हो जाता है, हमें सब्र करना चाहिए। इडिपस ने ये लफ्ज़ बोले थे अर्ली इन द प्ले, और वो कॉन्फिडेंट था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल ट्रूथ रिवील करेगी, और वो बिल्कुल राइट था। सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन जो पेशेंस रिक्वायर्ड
थी उसके लिए, वो उसमें नहीं थी, बल्कि हमारी थी, क्योंकि हम एक ग्रेट मैन को देखते हैं कि वो अपने बारे में एक टेरिबल ट्रुथ डिस्कवर कर रहा है। और ये अल्टीमेट ट्रेजरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आस्क करते हैं कि हम कौन हैं, क्या हम अपनी किस्मत से बच सकते हैं, और सच जानने की कीमत क्या है। असाइनमेंट लिखनी है आपने, इसकी सारी क्वेश्चंस लिखनी है, इसको गौर से समझना है, क्योंकि इसी को समझने के बाद आपको प्ले समझ आएगा। और फिर प्ले देखना है अच्छी तरह सब बच्चों ने, और इसमें कोई जो है ना वो नहीं है